एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट से मिल चुकी है मंजूरी और शीतकाल सत्र में एनडीए सरकार एक देश एक चुनाव को लेकर एक बिल संसद में लाएगी। आपको बता दूं कि 1951 से 1967 के बीच लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुआ करते थे। देश में एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया को 1968 से 1969 के बीच में पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। अब इसी वीडियो में जानेंगे कि किस पार्टी को वन नेशन वन वोट से फायदा होगा और किस पार्टी को इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपको बता दूं दुनिया के कई देशों में पहले से ही वन नेशन वन इलेक्शन का फार्मूला लागू है और भारत में भी 1951 से लेकर 1967 के बीच में हर 5 साल में लोकसभा और राज्य विधानसभा के सभी चुनावों को एक साथ कराया जाता था। मतलब देश के मतदाताओं ने 1952 में, 1957 में, 1962 में और 1967 में केंद्र और राज्य के चुनाव का एक साथ में मतदान किया था। लेकिन फिर देश में कुछ पुराने राज्यों का पुनर्गठन किया गया और नए राज्यों के उभरने के साथ ही इस प्रक्रिया को 1968 से 1969 के बीच में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। आपको पता है भारत में चुनाव का एक ऐसा चक्र बना हुआ है जिससे लगता है कि देश में हमेशा चुनाव ही हो रहे हैं। आजादी के बाद से देश में कई चुनाव हुए हैं जिससे अक्सर संसाधनों और प्रशासनिक मशीनों पर काफी ज्यादा दबाव पड़ता दिखाई दिया था। वन नेशन वन वोट इतना आसान नहीं है कि बस लागू कर दो और बच जाएगा आपका पैसा और बच जाएगा आपका समय। ये सब कुछ इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। समझते हैं कैसे? अब समझिए एक लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, लेकिन इससे पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर एक देश एक चुनाव कभी भी संभव नहीं हो सकता। तो सरकार को इसके साथ में एक और बिल लाना पड़ेगा, 5 इयर्स नो भंग। इसका मतलब यह है कि 5 साल तक सरकार चलाओ, सरकार भंग करने की कोई जरूरत नहीं है, तब तो लागू हो सकता है। उसके बाद फिर लोकसभा की तरह ही विधानसभा का कार्यकाल भी 5 साल का होता है और इसको भी कोई भी मुख्यमंत्री चाहे तो भंग कर सकता है। अब ऐसे में सरकार के सामने एक चुनौती होगी कि भाई एक देश एक चुनाव पर देश के सभी दलों को एक साथ लाना बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इस पर सभी पार्टियों के अलग अलग मत होंगे। और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक देश एक चुनाव से जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, इनको तो बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां हैं, इनको इस चीज का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यानी कि उन्हें सीधे तौर पर नुकसान होगा। फिलहाल देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग होते हैं, इस वजह से ईवीएम और वीवीपैट की संख्या भी सीमित है। लेकिन अगर देश में एक साथ चुनाव होते हैं तो फिर एक साथ में इतनी सारी मशीनों की मांग बढ़ जाएगी कि उनकी पूर्ति करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और इसके लिए ईवीएम मशीन की भारी मात्रा में हमें खरीदारी करनी पड़ेगी, जिसकी कॉस्ट लगभग 9500 से 9600 करोड़ रुपए के समथिंग होगी। और हाँ, एक बात और, हर 15वें साल पर इसको बदलना भी होता है। और इसके साथ ही अगर एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो अतिरिक्त अधिकारियों और सुरक्षा बलों की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। ऐसे में ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इन सबको एक साथ में मैनेज करना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारत में इलेक्शन के नाम पर जो नेता घर घर माफी मांगने के लिए चले जाते हैं वो फिर कभी नहीं पलटेंगे, क्योंकि इस बिल को लाने से पहले हमें कुछ और काम करने होंगे, जैसे भ्रष्टाचार को कम करना होगा, ये जिस कानूनी व्यवस्था में हम जी रहे हैं उसको ठीक करना होगा, न्यायपालिका की शक्तियों को पहले बहाल करना होगा, न्यायपालिका को दबाव मुक्त करना होगा। आज हम जिन देशों का उदाहरण लेकर वन वोट वन नेशन कानून ला रहे हैं, हमें देखना होगा कि वहाँ पर कानून व्यवस्था कितने मजबूत तरीके से काम करती है। वहाँ पर एक बड़े से बड़े अधिकारी को भी आम जनता को टच करने का अधिकार नहीं है जब तक कि उस व्यक्ति की कोई गलती ना हो। जबकि हमारे यहाँ पर अगर किसी अधिकारी के सामने कोई व्यक्ति खड़ा ना भी हुआ तो अधिकारी उस बात को अपने ईगो पर ले लेता है। कोई कानून तो अपने हाथ में नहीं रहेगा, ये मैं कहना सुन लीजिए। हाँ, और ऐसी बात हम तुम कर रहे हैं यहाँ पे, अच्छे से बोलो, समझ के है क्या बोल रहे हो, समझ में रखो। क्या करोगे तुम? क्या औकात है तुम्हारी? यही तो चीजें है सर, हमारा यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। पहले इसके बारे में कुछ कानून लेके आइए, फिर उसके बाद आपका बनाया हुआ ये कानून पानी की तरह जोड़ेगा। खैर, जिन देशों में ये वन वोट वन नेशन कानून लागू है वो देश अमेरिका है, फ्रांस है, स्वीडन है। अब अमेरिका में आम चुनाव 4 साल के अंतराल में कराए जाते हैं, साथ ही ये चुनाव नवम्बर के पहले मंगलवार को ही होते हैं। और दूसरे नंबर पर आता है फ्रांस, जहाँ पर राष्ट्रपति और विधायी का चुनाव हर 5 साल में कराए जाते हैं, जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव बहुमत के आधार पर किया जाता है। फिर फ्रांस के राष्ट्रपति नेशनल
असेंबली में बहुमत हासिल करने वाले दल के प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। उसके बाद में आता है स्वीडन। स्वीडन की संसद में रिक्सडैग के लिए आम चुनाव हर 4 साल में होते हैं, जिसमें मतदाता प्रोफेशनल रिजर्वेशन सिस्टम के माध्यम से संसद सदस्यों का चुनाव करते हैं। उसके बाद कनाडा आता है। कनाडा में हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए संघीय चुनाव हर 4 साल में होते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री निश्चित कार्यकाल के आधार पर चुनाव का आह्वान करते हैं। ये जितने भी देशों के मैंने उदाहरण दिए हैं, ये इतने बड़े बड़े देश है कि हमारे देश के 2 राज्य यूपी और बिहार की जनसंख्या में ऐसे देश 2-2 बार बनकर खड़े हो सकते हैं। अब ये सवाल आपके लिए है कि क्या सरकार को ये कानून लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। मैं ना तो इस कानून के समर्थन में हूँ और ना ही इस कानून के विरोध में हूँ। जो फैक्ट है मैंने बता दिया है, अब फैसला जनता का है। वेल, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।